Hello friends, I am Abhishek Singh Thakur and I am going to teach you about mix design, concrete mix design. concrete mix, तो हम concrete mix design पढ़ेंगे. concrete mix design हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. पहला पार्ट होगा उसकी थ्योरी के बारे में और दूसरा पार्ट जो होगा उसमें हम न्यूमेरिकल के बारे में, एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे एग्जाम्पल करना है और फिर हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीयू के हिसाब से सिलेबस में क्या क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले आता है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम, जनरल कंसिडरेशन रहेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स रहेंगे, स्टैंडर्ड मेथड्स, कितने मेथड्स होते हैं वो देखेंगे, आईएस मेथड में क्या क्या क्राइटेरिया होता है, देन अलग अलग रिजल्ट्स कैसे आते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन क्या होता है. ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिखा हुआ है, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन may be defined as the art of selecting suitable ingredients of concrete and determining their relative proportions with the object of producing concrete of certain minimum strength and durability as economically as possible. ठीक है, तो इसमें दो बात कही गई है. क्या, सबसे पहले तो हमको इंग्रेडिएंट्स सेलेक्ट करना है. ठीक है, सही इंग्रेडिएंट्स, और फिर हमको सिलेक्ट करना है क्या कि उसके अलग अलग प्रोपोर्शंस क्या हो सकते हैं. ठीक है, कितने प्रोपोर्शन में कौन सा इंग्रेडिएंट डालना है ये बात, और कौन कौन सा इंग्रेडिएंट डालना है, ये दो चीज़ें पे ध्यान देना है. क्यों, ताकि हम लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कंक्रीट ऑफ सर्टेन मिनिमम स्ट्रेंथ, मतलब हम जो भी कंक्रीट बना रहे हैं उसका हम एक टारगेट लेके चलते हैं कि इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी, उतनी स्ट्रेंथ का हमको बनाना है. ठीक है, दूसरी चीज़ ड्यूरेबिलिटी एज इकोनॉमिकली एज पॉसिबल. ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमको सिर्फ स्ट्रेंथ की बात नहीं करनी, हो सकता है हमारा कंक्रीट बहुत स्ट्रांग बन जाए पर शायद वो 5 साल भी ना टिके या वो 10 साल भी ना टिके. तो हमें ऐसा कंक्रीट बनाना है जो टिकाऊ भी हो और जो सस्ता भी पड़े. ठीक है, तो हमने क्या समझा कि हमारा कंक्रीट, हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा मिनिमम स्ट्रेंथ क्या होगी उसकी. दूसरी चीज़ हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि उसमें ड्यूरेबिलिटी भी हो. ठीक है, कि 100 साल चलने वाला है कि 120 साल तक टिकेगा. डैम बना रहे हैं तो ज़्यादा टिकना चाहिए. ठीक है, घर बना रहे हैं 80 साल टिकेगा, 50 साल टिकेगा, ऐसा कितना टिके, ड्यूरेबिलिटी कितनी हो, उस हिसाब से हमें कंक्रीट डिज़ाइन करना पड़ेगा. और फिर ऐसा नहीं कि पूरा पैसा झोंक देंगे, हिसाब किताब से. ठीक है, इकोनॉमिकली भी पॉसिबल हो. तो ये हमारे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन की डेफिनेशन है. पहला, सही इंग्रेडिएंट्स. दूसरा, सही मात्रा में इंग्रेडिएंट्स. तीसरी बात, कितनी स्ट्रेंथ होगी. चौथी बात, कितनी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए. और पांचवी बात, सस्ते से सस्ता पड़ना चाहिए. चलो आगे देखते हैं. अब हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्स डिज़ाइन क्या लिखा हुआ है, द पर्पस ऑफ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन इज टू एंश्योर द मोस्ट ऑप्टिमम प्रोपोर्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर बीइंग बिल्ड. जो भी स्ट्रक्चर बनने वाला है उसके लिए जो भी हमें प्रपोर्शन चाहिए मटेरियल का, वो एकदम सही मात्रा में होना चाहिए, ना तो ज़्यादा हो और ना ज़रूरत से कम हो. ठीक है, इसके लिए हमारे मिक्स डिज़ाइन को कुछ ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करने पड़ते हैं. क्या है वो ऑब्जेक्टिव्स, चलिए देखते हैं. पहला ऑब्जेक्टिव कहता है टू अचीव द डिजायर्ड वर्केबिलिटी इन द प्लास्टिक स्टेज. सबसे पहली बात, प्लास्टिक स्टेज एटलीस्ट. प्लास्टिक स्टेज मतलब जब कंक्रीट फ्रेश है, नरम है, गीला है. ठीक है, जैसे कुकर से खिचड़ी निकलती है तो कैसी नरम होती है, अभी सेट नहीं हुई है अभी वो, अभी हम उसको मिक्स कर सकते हैं. ठीक है, तो उस समय ये क्या बोल रहे हैं, टू अचीव द डिजाइंड या डिजायर्ड वर्केबिलिटी, है ना. तो जब कंक्रीट फ्रेश स्टेज में है, जब कंक्रीट प्लास्टिक स्टेज में है, उस स्टेज में हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंक्रीट में वर्केबिलिटी होनी चाहिए. अब वर्केबिलिटी क्या होता है, वर्केबिलिटी होता है कि कितनी आसानी से आप उसे मिक्स कर पा रहे हैं, है ना. मैंने क्लास में भी बताया है कि कितनी आसानी से, द ईज ऑफ हैंडलिंग. ठीक है, जैसे कि आपको मैं अगर एग्जांपल बताऊं, गाड़ी, डामर होता है डामर,
बिटुमिन सभी लोगों ने देखा है। तो मान लो अगर एक ग्लास में आपने बिटुमिन डाला, ठीक है, बिटुमिन कितना डेंस होता है, फिर आप उसमें चम्मच डालो और मिक्स करो, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, राइट? सो वी कैन से दैट इट इज हैविंग लो वर्केबिलिटी, इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल दैट मटेरियल। नाउ अगर हम बात करें पानी की, एक ग्लास में अगर आपने पानी डाला और फिर हमें चम्मच से पानी को घुमाना है, तो दैट विल बी क्वाइट ईजियर, राइट? सो दैट मीन्स कि पानी में जो है वर्केबिलिटी ज़्यादा है, डामर में वर्केबिलिटी कम है। वैसे कंक्रीट भी जो होता है वो कुछ ऐसे भी बनते हैं जिन्हें मिक्स करना बहुत आसान होता है, उनका प्रोपोर्शन इस हिसाब से सेट किया जाता है कि उन्हें मिक्स करना, उन्हें कहीं ले जाना, रखना, वापस प्लेस करना आसान होता है और कभी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये भी हमें पहले टारगेट बना के चलना है कि जो हमारा कंक्रीट होगा उसकी वर्केबिलिटी कैसी होगी, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है द डिजायर्ड मिनिमम स्ट्रेंथ इन हार्डन स्टेज। जब कंक्रीट हमारा सेट हो जाएगा तो कम से कम उसकी कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है भाई। एक अगर हम एक पुल बना रहे हैं, पुल सेट हो जाएगा तो पुल में इतनी ताकत तो होना चाहिए कि मान लो हमने माना है कि एक बार में एक ही ट्रक निकल सकता है, तो एक ट्रक सहने की ताकत तो होना चाहिए। अगर 10 ट्रक एक साथ निकल जाए और पुल गिर जाए तो वो बात अलग बात है, क्योंकि उसके लिए तो हमने डिज़ाइन किया ही नहीं था। लेकिन हमारी डिज़ायर क्या थी, हमारी इच्छा क्या थी कि उसमें कम से कम एक समय पे एक ट्रक निकल पाए, ठीक है। वैसे ही टू अचीव द डिजायर्ड मिनिमम स्ट्रेंथ इन द हार्डन स्टेज, जब वो हार्ड हो जाए तब मिनिमम स्ट्रेंथ उसको मिल जानी चाहिए जितनी हमने डिसाइड की थी। तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू अचीव द डिजायर्ड ड्यूरेबिलिटी इन द गिवन एनवायरमेंट कंडीशन। देखो एनवायरमेंट कई तरीके के होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा ठंड वाला एनवायरनमेंट भी हो सकता है, जैसे हमारा एरिया है नॉर्मल एनवायरनमेंट, समर एनवायरनमेंट भी हो सकता है, सी के किनारे होता है तो मरीन एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे लहरें भी आती हैं, वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से हमको कंक्रीट डिज़ाइन करना पड़ता है। ऑब्वियसली जैसे किसी भी चीज़ के ऊपर एनवायरनमेंट का असर पड़ता है, कंक्रीट के ऊपर भी एनवायरनमेंट का असर पड़ता है, ठीक है। कुछ एनवायरनमेंट कंक्रीटली अच्छे नहीं भी होते हैं, कुछ एनवायरनमेंट कंक्रीटली अच्छे होते भी हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा कंक्रीट ज़्यादा से ज़्यादा टिके, वो भी उसी एनवायरनमेंट में जिस एनवायरनमेंट में हम उसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी सेड टू अचीव द डिजायर्ड ड्यूरेबिलिटी इन द गिवन एनवायरनमेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट इट कम्स टू प्रोड्यूस कंक्रीट एज इकोनॉमिकली एज पॉसिबल। अब हमको ऐसा भी नहीं कि अननेसेसरी खर्चा किए जा रहे हैं, हमको कंक्रीट को बजट में हिसाब किताब से ही बनाना है, ठीक है, ताकि हमारा अननेसेसरी खर्चा ना हो पाए। चलिए, तो ये हुए हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्स डिज़ाइन, ठीक है। दिस कैन ब्रिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब हम आगे चलते हैं बेसिक कंसिडरेशन, ठीक है। जब हम मिक्स डिज़ाइन की बात करते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ें पे ध्यान रखना चाहिए उन पे हम देखेंगे। द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग द कंक्रीट मिक्सेस। पहला है कॉस्ट, पैसा सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक है। दूसरा है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन यानी क्या होता है कि डिज़ायर क्या थी, मतलब जैसे हम टेलर के पास जाते तो हम टेलर को बोलते हैं कि भैया जो शर्ट सिल रहे हो आप उसमें कॉलर का स्टाइल ऐसा रखना है, जेब का स्टाइल ऐसा रखना है या जेब नहीं रखना है, तो ये हमने उसको स्पेसिफिकेशन दिया है, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है। वैसे ही अगर हम कंक्रीट बना रहे हैं तो कंक्रीट में भी हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतनी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी वर्केबिलिटी होनी चाहिए, तो ये चीज़ें भी फुलफिल हों। दूसरा होता है वर्केबिलिटी, ठीक है। तो वर्केबिलिटी कैसे रहेगी उस पर भी हमें ध्यान देना है। चौथा कंसिडरेशन होता है स्ट्रेंथ, ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी। स्ट्रेंथ के साथ ड्यूरेबिलिटी भी मिलनी चाहिए, ठीक है। अब हम इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ द कंक्रीट इज मेड अप ऑफ, क्या क्या चीज़ों से कॉस्ट बनती है हमारी। एक होता है मटेरियल, दूसरा होता है इक्विपमेंट कॉस्ट, तीसरा खर्चा जिस पे होता है वो होता है हमारा लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों पे हमारा मेन खर्चा होता है कंक्रीट बनाने में। द वेरिएशन in the cost of material arises from the fact that the cement is in several times costlier than the aggregates, so it is natural in the mix design to aim at as lean as mix as possible, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा खर्चा कंक्रीट बनाने में मटेरियल पे होता है, नहीं मटेरियल में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है सीमेंट पे, ठीक है। तो हमें सीमेंट का बहुत ध्यान रखना है।
सीमेंट को बहुत ही हिसाब से यूज़ करना है, इस तरीके से कि कम से कम सीमेंट में या सही मात्रा की सीमेंट में हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ मिल पाए, ठीक है। क्योंकि सीमेंट थोड़ी भी अगर हमने गलती से ज़्यादा डाल दी, तो अगर आपने मिक्स बनाया है, आपने मिक्स डिज़ाइन बनाया और आपका मिक्स डिज़ाइन कहता है कि 1 m³ में 350 या 400 kg सीमेंट होना चाहिए, और अब वो अगर मान लो 380 में भी काम हो रहा था, तो जब यही लाखों टन कंक्रीट यूज़ होएगा तो आपको बहुत लॉस हो सकता है, आपका सीमेंट अननेसेसरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सही मात्रा का सीमेंट ध्यान रखना पड़ेगा हमें। Therefore, all the possible steps should be taken to reduce the cement content of the concrete mixture without sacrificing the desirable properties. मतलब हमको सीमेंट अननेसेसरी कम भी नहीं करना है, उसमें हमको स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी मिलती रहनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे। स्पेसिफिकेशंस में क्या क्या होता है कि फॉलोइंग पॉइंट में भी केप्ट इन माइंड वाइल डिजाइनिंग कंक्रीट मिक्सेस। सबसे पहला होता है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, जो हमको मिनिमम स्ट्रेंथ है वो मिलनी चाहिए। मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो जो डिसाइड हुआ है मिनिमम उतना ही होना चाहिए। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट टू अवॉइड श्रिंकेज क्रैक, अगर आप अननेसेसरी ज़्यादा सीमेंट डाल दोगे तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, इसलिए हमको मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट ध्यान रखना है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने डालना, इससे ज़्यादा नहीं डालना। मैक्सिमम एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, मतलब कितनी सीमेंट पे कितना एग्रीगेट रहेगा, इसका रेशियो का भी ध्यान रखना। और मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट इन केस ऑफ ग्रेविटी डैम्स, डेंसिटी कितनी होनी चाहिए कंक्रीट की। तो मतलब ये जो 5 पॉइंट है हमारे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वाटर सीमेंट रेशियो, सीमेंट कंटेंट, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो एंड डेंसिटी, ये 5 पॉइंट्स में हम स्पेसिफिकेशन देते हैं, ठीक है, कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी होगी, वाटर सीमेंट रेशियो इतना होगा, सीमेंट इतना होगा, ये हमारा स्पेसिफिकेशंस हम बताते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अब हम आते हैं बेसिक कंसिडरेशन। देखो मटेरियल्स में आपको पता होगा मटेरियल्स में क्या क्या डलता है, सैंड डलती, सीमेंट डलती, पानी डलता है, एग्रीगेट डलता है, ठीक है। वर्केबिलिटी की हम बात करें, वर्केबिलिटी आपको मैं याद दिला दूं, ईज़ ऑफ हैंडलिंग, कितनी आसानी से आप कंक्रीट को मिक्स कर सकते हो, कितनी आसानी से उसको जो होता है अपना पैन जो होता है उसमें भर के आप कहीं ले जाके डाल सकते हो, और फिर वापस कितनी आसानी से उसे आप प्लेस कर सकते हो, कॉम्पैक्शन कर सकते हो, उसको हम वर्केबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ईज़ ऑफ हैंडलिंग मटेरियल। So the following points related to the workability shall be kept in mind while designing concrete mixes, ठीक है। हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है वर्केबिलिटी डिज़ाइन करते समय। The consistency of the concrete should no more than that necessary for the placing, compacting and finishing, ठीक है। कंसिस्टेंसी जो कंक्रीट होता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए ज़रूरत से, प्लेसिंग के समय, कॉम्पैक्शन के समय या फिनिशिंग करने के समय, ठीक है। दूसरा पॉइंट है फॉर द कंक्रीट मिक्सेस रिक्वायर्ड हाई कंसिस्टेंसी एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग, द यूज ऑफ वाटर रिड्यूसिंग एंड सेट रिटार्डिंग एडमिक्सचर शुड बी यूज रादर देन द एडिशन ऑफ द मोर वाटर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि साइड पे जब कंक्रीट पहुंचता है तो कंक्रीट थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो जब कंक्रीट थोड़ा हार्ड हो जाता है तो उसको हमें बीम या स्लैब में प्लेस करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो कई बार क्या होता है साइड पे जो सुपरवाइज़र होते हैं वो सोचते हैं कि पानी डाल देंगे तो कंक्रीट थोड़ा सा पतला हो जाएगा और आसानी से मिक्स होएगा और आसानी से हम उसको फैला पाएंगे, पर ये एक गलत प्रोसीजर होती है, ठीक है। हमें कभी भी पानी अननेसेसरी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी अगर थोड़ा भी गलत मात्रा में ज़्यादा हो जाए तो उससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। फ़र्क क्या पड़ता है, वो कम हो जाती है, ठीक है। स्ट्रेंथ कम होती है, ड्यूरेबिलिटी कम होती है पानी से, अगर अननेसेसरी पानी है तो हमारा पहला लक्ष्य है कि पानी अननेसेसरी ना मिलाया जाए, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो एडमिक्सचर्स मिलाए जा सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ हम ध्यान देंगे कि wherever possible the cohesiveness and the finishability of the concrete should be improved by increasing sand aggregate ratio than by increasing the proportion of the fine particles in the sand, ठीक है। अब एक चीज़ होती है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस क्या होता है, एक दूसरे से किस तरीके से वो चिपके रहते हैं, ठीक है। कोहेसिवनेस का एक फनी एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊंगा कि अगर आपने मान लो 4 दोस्त देखे, 4 दोस्त चल के आ रहे हैं, ठीक है। 4 दोस्त कैंटीन की तरफ चल के आ रहे हैं और एकदम से उनके चारों तरफ से
लड़कियों का ग्रुप क्रॉस होता है, तो उसमें क्या हो सकता है कि चारों दोस्त की निगाहें इधर उधर हो जाएंगी, चारों दोस्तों के बीच में गैप भी बढ़ सकता है, हो सकता है कोई किसी को देख रहा हो, कोई किसी को देख रहा हो, वो लोग फैल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी की जगह अगर कोई कपल चल के आ रहा है, ठीक है, कोई कपल हाथों में हाथ डाल के चल के आ रहा है और उसी समय लड़कियों का कोई ग्रुप क्रॉस होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कपल अलग अलग हो जाएंगे, कोई किसी के पीछे कोई किसी के पीछे चला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होएगा, आइडियल केस बता रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या होएगा कि जो कपल वाला केस है उसका हम कह सकते हैं कि उसमें कोहेसिवनेस ज़्यादा है। ठीक है, वो एक दूसरे से चिपक के रहते हैं। और दूसरा वाला जो चार दोस्तों वाला केस है उसको हम कह सकते हैं कि उसमें कोहेसिवनेस कम है। ठीक है, वो आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो हमें कंक्रीट कैसा चाहिए, हमें कंक्रीट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा चाहिए, हमें कंक्रीट जो आपस में चिपका रहे, जुड़ा रहे, वैसा चाहिए। ठीक है, आसानी से तितर बितर होके फैल ना जाए। तो हमारा कंक्रीट जो है कोहेसिव होना चाहिए। समझ गए? वेरेवर पॉसिबल द कोहेसिवनेस एंड द फिनिशिबिलिटी ऑफ द कंक्रीट शुड बी इम्प्रूव्ड। ओके, मैं ज़रा होल्ड करूँगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। वर्केबिलिटी पे थे हम, तो कोहेसिवनेस हमने समझ लिया था। अभी आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी में strength and durability require lower water cement ratio. It is usually achieved not by increasing the cement content but by lowering the water at given cement content. मतलब स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का क्या सिस्टम रहता है कि सबसे पहले तो इसमें वाटर सीमेंट रेशियो कम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि इट इज यूजली अचीव नॉट बाय इंक्रीजिंग द सीमेंट कंटेंट। ऐसा नहीं होता कि हर बार आप सीमेंट बढ़ाओगे तो आपकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, बल्कि अगर आप कंक्रीट में पानी की मात्रा कम करते हो उतनी ही सीमेंट की मात्रा में, तो आपकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये इसका सिस्टम है। दूसरी चीज़ है वाटर डिमांड कैन बाय लोवर्ड बाय थ्रू आउट कंट्रोल ऑफ द एग्रीगेट ग्रेडिंग एंड बाय यूजिंग वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स। अब अगर हमें पानी कम करना है लेकिन पानी की ज़रूरत भी होती है उसमें, तो पानी की अगर ज़रूरत ही कम करना है हमें, तो पानी की ज़रूरत कम करने के लिए हमें एग्रीगेट की ग्रेडिंग करनी पड़ती है। एग्रीगेट की ग्रेडिंग क्या होता है, मतलब जैसे गैप नहीं होना चाहिए ज़्यादा, है ना। जैसे मैंने आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक बॉटल है, एक बॉटल में आपने एक ही साइज़ के बड़े बड़े एग्रीगेट डाल दिए। ठीक है, अब एक ही साइज़ के अगर बड़े बड़े एग्रीगेट हम डाल देंगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे गैप्स दिखेंगे आपको। यस, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें एग्रीगेट इस तरीके से डालना है कि उसमें गैप्स कम से कम हो। ठीक है, तो हम कुछ बड़े एग्रीगेट डालेंगे, कुछ उससे छोटे डालेंगे जो कि उनके गैप्स को भरेंगे, कुछ और छोटे एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट या सैंड डालेंगे हम। ठीक है, और उनका जो प्रपोर्शन है, कितनी मात्रा में कितने साइज के एग्रीगेट डालने हैं, वो भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ताकि हम कम से कम गैप रख पाए। और हमारा कम से कम गैप रहेगा तो पानी कम से कम यूज़ होएगा, है ना। अब हम आगे जाते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट शैल बी इन ग्रेड्स डेजिग्नेटेड। कंक्रीट के ग्रेड्स क्या होते हैं, इसे हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप के हिसाब से देखें तो ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है, स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है। ठीक है, ग्रेड डेजिग्नेशन से देखते हैं तो ऑर्डिनरी कंक्रीट में 3 टाइप के आते हैं, M10, M15, M20। ठीक है, स्टैंडर्ड कंक्रीट में आता है M25 से लेकर M55 तक, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आता है M60 से लेकर M80 तक। ठीक है, अब हम इधर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब एट 28 डेज न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ उस कंक्रीट क्यूब में। अरे यार, तू मेरे को बर्बाद ही कर देगा। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ग्रेड हमने समझा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में जैसे यहाँ पे 10 लिखा है, 10 का मतलब क्या होता है कि M10 का जो कंक्रीट होगा वो 28 डेज के बाद
अगर वो 150 mm³ में कास्ट किया गया है, क्यूरिंग करी है उसकी हमने 28 डेज तक, उसके बाद जब हम उसका टेस्ट करेंगे तो 10 न्यूटन पर mm² की स्ट्रेंथ देगा, समझे। जैसे कि M25 है ना, M25 है, M25 150 mm³ में, मतलब 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर के जो बड़े क्यूब होते हैं हमारे कंक्रीट लैब में, उसमें अगर हम कास्ट करेंगे तो M25 का 28 डेज में 25 न्यूटन पर mm² की स्ट्रेंथ देगा। ये होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, समझिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज M20, यहाँ पे भी वही बात समझाइए। M का मतलब होता है M रिफर्स टू मिक्स, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कंक्रीट डिजाइन में कि M20 का मतलब क्या होता है। M मतलब होता है मिक्स, और 20 रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm³ एट 28 डेज इन न्यूटन पर mm²। ओके, now minimum grade of plain concrete PCC shall be 15 Newton per mm², and the minimum grade for reinforced concrete, अगर reinforced concrete बनाना है मतलब स्टील अगर यूज़ करने वाले हैं हम, तो उसमें मिनिमम ग्रेड होता है 20 M20 से कम का कंक्रीट नहीं यूज़ करेंगे अगर हम RCC बना रहे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि नॉमिनल कंक्रीट मिक्सेस क्या होते हैं एंड डिज़ाइन कंक्रीट मिक्स क्या होते हैं, ठीक है। इसको हम पहले डेफिनेशन वाइज समझते हैं, फिर जनरली समझेंगे। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, द वाइड यूज ऑफ कंक्रीट एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैज लेड टू द यूज ऑफ मिक्सेस ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन which ensures adequate strength. This mix are called nominal mixes. They offer simplicity under the normal circumstances and has margin of strength above that specified. Nominal mix concrete may be used for concrete of grades M5, M7.5, M10, M15 and M20. अब नॉमिनल कंक्रीट मिक्स क्या होता है, जैसे अपन 2 मिनट्स मैगी नूडल्स बनाते हैं। 2 मिनट्स मैगी नूडल्स में हमें क्या करना रहता है, कुछ नहीं करना रहता। सबको पूरी दुनिया में पता है कि हमको पानी लेना है, 2 कप नूडल्स डालना है और 1 मसाले का पैकेट डालना है, ठीक है, वो नूडल्स बन जाएगी। 2 प्लेट मैगी नूडल्स बनाना है तो उसी रेशियो को हम 2 बार कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब एक स्टैंडर्ड रेशियो चलता है सब जगह। वैसे कंक्रीट में भी जो ये नीचे स्पेसिफाइड मिक्सेस हैं, जैसे M5 हो गया, M7.5 हो गया, M10, M15, M20, इनके स्टैंडर्ड चलते हैं, ठीक है, कि भाई कितना कंक्रीट M20 कंक्रीट या M15 कंक्रीट बनाने के लिए कितना सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट लगेगा, ठीक है। वैसे इनके प्रोपोर्शंस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर हमको M20 बनाना है तो उसमें 1, अगर 1 बोरी सीमेंट लग रही है तो उसमें 1.5, सॉरी, अगर हम केजी से देखें तो 1 kg सीमेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं, हमें यूज़ करना है, तो उसमें 1.5 kg फाइन एग्रीगेट दैट इज सैंड आएगी, और 3 kg उसमें कोर्स एग्रीगेट आएगा यानी कपची, ठीक है। तो ये इनके नॉमिनल मिक्सेस हैं, ये मतलब फिक्स रहता है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। कहीं भी अगर आप ये रेशियो यूज़ करोगे M20 का तो आपको M20 से ज़्यादा की ही स्ट्रेंथ मिलेगी, है ना। मतलब 20 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा की ही स्ट्रेंथ मिलेगी, कम की नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है कि एकदम ऑप्टिमाइज ना हो सकता है इससे कम में भी हमें M20 की स्ट्रेंथ मिल सकती थी, इससे कम में भी हमें बेटर ड्यूरेबिलिटी मिल सकती थी, पर ये स्टैंडर्ड है। मिक्स डिज़ाइन, अब हम पढ़ते हैं डिज़ाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट। डिज़ाइन मिक्स में क्या होता है कि अगर मैं नॉर्मल शब्दों में बताऊँ, उसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे कि वही मैगी जो हमने मसाला वाले से बनाई थी, वही मैगी जैसे घर में मम्मी बनाती तो उसमें कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें भी डाल देती, जैसे गोभी, मटर और कुछ और इंग्रेडिएंट्स, गाजर वगैरह काट के, और कुछ और मसाला जीरे से फ्राई करके, है ना। तो शी मेक्स बाय हर ओन रेसिपी स्पेसिफाइड कि वो रेसिपी तुम्हें पसंद है, मतलब तुम्हारे हिसाब से मम्मी कस्टमाइज़ कर देती है मैगी को और तुम्हारे लिए बना देती है, और वो मैगी आपको एक ट्रेडिशनल मैगी से ज़्यादा अच्छी लग जाती है। वैसे जो डिज़ाइन मिक्स होता है वो डिज़ाइन मिक्स नॉमिनल मिक्स से थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन डिज़ाइन मिक्स हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है, ठीक है। डिज़ाइन मिक्स हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से होता है, हमारी ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से होता है, हमारी वर्केबिलिटी के हिसाब से होता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो कंक्रीट मिक्स प्रोड्यूस्ड अंडर द क्वालिटी कंट्रोल कीपिंग इन व्यू
द स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी इज कॉल्ड डिजाइन मिक्स। मतलब कंक्रीट मिक्स जो बना रहे हैं हम, उसमें क्वालिटी का हम पूरा ध्यान रखते हुए हमारी इच्छा अनुसार स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और वर्केबिलिटी अगर पा लेते हैं तो उसे हम डिजाइन मिक्स बोलेंगे। ठीक है। दूसरे फैक्टर्स क्या होते हैं? अदर फैक्टर्स लाइक कॉम्पैक्शन, इक्विपमेंट्स अवेलेबल, क्यूरिंग मेथड अडोप्टेड, टाइप ऑफ सीमेंट, क्वालिटी ऑफ फाइन and coarse aggregate etc. have to be kept in mind before arriving the mix proportion। अब डिज़ाइन मिक्स जब हम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो बहुत सारी चीज़ों में आता है। सबसे पहले कॉम्पैक्शन, इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं आपके पास, क्यूरिंग मेथड कौन सा यूज़ करने वाले हो आप, टाइप ऑफ सीमेंट कैसी होगी आपकी, आपके एग्रीगेट्स की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम डिज़ाइन मिक्स बना सकते हैं। अगली बात है डिज़ाइन मिक्स और कंट्रोल्ड मिक्स इज बीइंग यूज्ड मोर एंड मोर इन वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स because of the better strength, reduced variability in linear mixed with the consequent economy as well as the greater assurance of the resultant quality। ठीक है, तो जो बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनमें डिज़ाइन मिक्स ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, नॉमिनल मिक्स नहीं यूज़ किया जाता है ना। जैसे कि अगर मान लो किसी के शादी हो रही, तो शादी में कोई स्टैंडर्ड नॉमिनल मिक्स से कोई सब्जी नहीं बनाई जाती। उसके लिए प्रोपोर्शनेट सही तरीके से पूरे हर चीज़ों को, हर इंग्रेडिएंट्स को हिसाब से खरीदा जाता है, हिसाब से काट के अलग अलग वैरायटी की चीज़ें बनाई जाती है, क्योंकि जब वो मास स्केल पे बनता है तो क्वालिटी मैटर्स, राइट। तो वैसे ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की बात करें हम, तो डिज़ाइन मिक्स ही यूज़ होता है ताकि हम अच्छे से अच्छा कंक्रीट, कम से कम सीमेंट, कम से कम कॉस्ट में अच्छी से अच्छी क्वालिटी के साथ बना पाए। ठीक है, तो ये हुआ डिज़ाइन मिक्स हमारा। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं एग्जाम में। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ मिक्स डिज़ाइन। ठीक है, तो अगर आप मिक्स डिज़ाइन चूज़ कर रहे हो तो कौन कौन से फैक्टर्स का उस पर फ़र्क पड़ता है? तो एक हमारा IS कोड होता है, IS 4562,000, जो कि डिज़ाइन मिक्स के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग डिज़ाइन ऑफ द कॉन्क्रीट मिक्स आर, सबसे पहले होता है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, कौन सी ग्रेड का कॉन्क्रीट आपको बनाना है। ठीक है, टाइप ऑफ सीमेंट कौन सी यूज़ होने वाली है, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, जिसे शॉर्ट में हम MSA भी बोलते हैं, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, वो कौन सा है। ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट एंड मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, और वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि डिज़ाइन मिक्स पे असर डालते हैं। ठीक है, इसमें से कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आ रही? मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट मतलब किसी एग्रीगेट के कोई हमने एग्रीगेट का मटेरियल चूज़ किया है सर्टेन क्वांटिटी का, तो उसमें अधिकतर जो एग्रीगेट है उनका क्या साइज़ है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, बाकी तो सब चीज़ें आप समझते ही हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट मैंने आपको समझा दिया, जैसे M20 है तो FCK का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ओके, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, एंड द कंक्रीट मिक्स इज टू बी डिजाइन फॉर द टारगेट मीन स्ट्रेंथ FCK अप्लाइंग सुटेबल स्टैंडर्ड डेविएशन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, ओके, टाइप्स ऑफ सीमेंट भी आपको पता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग में टाइप्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट हमारी दो टाइप की जनरली यूज़ होती है, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेंथ की सीमेंट यूज़ करते हैं तो आपको कम कंजप्शन होता है। ठीक है, अगर आप कम स्ट्रेंथ की, जैसे 43 या 33 ग्रेड की सीमेंट, जो कि आजकल तो यूज़ होती नहीं है, अगर इतनी कम स्ट्रेंथ की सीमेंट यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा सीमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट में अधिकतर किस साइज़ के एग्रीगेट हैं, है ना, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर अधिकतर एग्रीगेट ज़्यादा बड़े हैं तो उनका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कम हो जाएगा। उनका टोटल सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो टोटल अमाउंट ऑफ सीमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें मिक्स उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम साइज, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्रीगेट का जो साइज़ है वो छोटा है, ठीक है, तो उनका टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाता है। टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उसकी सरफेस पे लगाने के लिए पेस्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। पेस्ट ज़्यादा यूज़ होएगा तो उसके लिए आपको ज़्यादा सीमेंट और पानी चाहिए होगा। ठीक है, तो इस कारण आपका कॉस्ट भी बढ़ सकता है।
ग्रेडिंग ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट्स कि कितनी मात्रा में फाइन एग्रीगेट चाहिए आपको, कितनी मात्रा में कोर्स एग्रीगेट चाहिए, ये भी हमें देखना पड़ेगा। फिर वाटर सीमेंट रेशियो IS 456 के हिसाब से हमें अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अलग अलग वाटर सीमेंट रेशियो दिए हुए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का उसमें, ठीक है। अब्राहम्स कहते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो स्टेट्स दैट फॉर एनी गिवन कंडीशन ऑफ द टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्केबिलिटी कंक्रीट मिक्स इज डिपेंडेंट ऑन द वाटर सीमेंट रेशियो, द लोअर द वाटर सीमेंट रेशियो द ग्रेटर इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब अब्राहम्स का कहना है कि जितना कम वाटर सीमेंट रेशियो होगा उतनी ही ज़्यादा कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और वर्केबिलिटी के केस में, वर्केबिलिटी तो मैं आपको बहुत ही बता चुका हूँ, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरेबिलिटी भी मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन एक और बात बता देते कि जितना कम वाटर सीमेंट रेशियो होगा ड्यूरेबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए हमें पानी की डिमांड को कम पड़ना पड़ेगा। और फिर यहाँ से शुरू होता है मिक्स डिज़ाइन, मेथड ऑफ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के कितने मेथड्स होते हैं, तो ये आप सामने लिस्ट देख रहे हैं, इतने सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। इतने सारे मेथड्स में से आप कोई से भी मेथड से कंक्रीट का मिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हम IS मेथड फॉलो करेंगे आगे, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस पूरी वीडियो को। कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेंगी, कुछ चीज़ें समझने में डिफ़िकल्ट लगेंगी, लेकिन जिम में पहले दिन जाने से बॉडी नहीं बन जाती, और जब हम पहले दिन जाते हैं तो बहुत दर्द होता है, लेकिन जब हम रेगुलर बेसिस पे उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं देन वी बिकम एक्सपर्ट इन दैट, ओके। सो एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार सुनिएगा, नहीं तो 3 बार सुनिएगा, समझ में आएगा। फिर बुक रेफ़र करना, समझ में आएगा। PPT में जो लिखा हुआ उसको एक बार खुद म्यूट करके पढ़ के देखना, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट। हियर इज़ अभिषेक सिंह ठाकुर। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर 7046 77 6596, okay. You can also WhatsApp me for any queries or for any help.